अब आपका अगला जनरेशन जो है वो नशेरी होगा। अगर अभी दारू चल रहा होता तो क्या ये जो ड्राई नशा है इसका प्रचलन बढ़ता सर? देखिए, अब आज हम एक प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में हैं जो कि हमारी राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी में है, और यहाँ हम बात करेंगे इनके संचालक से और ये भी जानेंगे कि क्यों बिहार में नशा एक बैक डोर से नहीं फ्रंट डोर से आ रहा है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। सर बहुत स्वागत है। थैंक यू। नेम सर? मेरा नाम डॉक्टर विवेक विशाल है और मैं हितैषी हैप्पीनेस होम जो कि मानसिक एवं नशा मुक्ति केंद्र है उसका संचालक हूँ। मतलब यहाँ नशा के जो आदी लोग हैं वो भी आते हैं और जो मेंटली इल हैं वो भी आते हैं? एक्चुअली 3 तरह के पेशेंट आते हैं। एक तो पहला हो गया जो नशे से पीड़ित है, दूसरा हो गया मानसिक रोग से पीड़ित है, और तीसरा हो गया जो नशे की वजह से मानसिक रोग से पीड़ित है। जैसे कि आपने एक घटना बताई थी कि एक बंदा रात में आया और बड़ी बड़ी बातें करने लगा, खाली पैर आ गया, बहुत अच्छे घर का था। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो नशा लेते हैं उसमें मानसिक रोग के लक्षण आ जाते हैं। मानसिक रोग जैसे कि सिजोफ्रेनिया हुआ, उस रोग के लक्षण आ जाते हैं। इसमें शक करना और हेलुसिनेशन, कान में आवाज आना, जो चीजें नहीं है वो दिखाई देना, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त को गांधी जी दिखाई देते हैं। नशा लेने से ये सब लक्षण भी आ जाते हैं। हेलुसिनेशन यूजुअली होता है जो नॉर्मल, हाँ, खासकर गांजा जिसे कैनाबिनॉइड्स बोलते हैं, तो गांजा, लहरी या फिर भांग वगैरह हुआ, ये कैनाबीज ग्रुप में आता है। तो ये सब लेने से मानसिक रोग के लक्षण आते हैं और उसमें दवाइयाँ नशे से ज्यादा मानसिक रोग में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है वो दी जाती हैं। एक चीज अहम सवाल रहेगा, बिहार सरकार लगातार ये कह रही है कि बिहार में दारूबंदी के बाद, शराबबंदी, शराब मद निषेध कानून बनने के बाद जो झगड़े झंझट है चौक चौराहे अमूमन होते थे या फैमिली डिस्प्यूट होता था, जैसे किसी का हस्बैंड पी के चला गया, मियाँ बीवी का झगड़ा होता था, वो बंद हो गया है। लेकिन सर मुझे लगता है कि दारूबंदी के बाद, एज ए जर्नलिस्ट मैं बात कर रहा हूँ, कि मुझे लगता है कि दारूबंदी के बाद जो नशा है वो बैकडोर से नहीं फ्रंट डोर से ही आ रहा है और सरकारी खामोश है। जैसे कि हीरोइन, चरस, गांजा तो पहले थोड़ा बहुत होता था, अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है, और जो माइनर बॉयज हैं या गर्ल्स हैं वो खुलेआम ये ले रहे हैं, गार्जियन को पता ही नहीं चला, इसमें स्मेल भी नहीं होता है सर। तो ये आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है? देखिए, जो भी आदमी नशे का आदी है, यदि फोर्सफुली उसको नशा छुड़वाया जाए या उसे नशा नहीं मिले तो वो दूसरे नशे की ओर जाएगा। इसको बोलते हैं स्विच ओवर डिपेंडेंस, मतलब एक नशे को छोड़कर दूसरे नशे की ओर चला गया। जो दारू पीता था वो दारू नहीं मिलेगा तो दूसरा नशा खोजेगा। वो हो सकता है कफ सिरप लेना शुरू करे। कफ सिरप में कोडीन होता है जो कि पॉपी प्लांट से आता है, जिससे हेरोइन आता है। तो वो भी एक तरह से हेरोइन ही ले रहा है लिक्विड फॉर्म में। तो वो या तो थोड़ा माइल्ड फॉर्म हो गया, थोड़ा माइल्ड फॉर्म हो गया, उससे स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गया इंजेक्शन, उससे स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गया रॉ हेरोइन या स्मैक जिसको बोलते हैं। आपके पास मान लो कि 100 आते हैं, आउट ऑफ 100 कितने ऐसे लोग होते हैं जो ड्राई इस तरह के नशा? पहले 2016 से पहले 80% लोग अल्कोहलिक आते थे, 80%, और 20% में मिक्स नशा या फिर गांजा वगैरह लेने वाले लोग आते थे। अभी 50% हेरोइन के लोग आते हैं, 50%, एंड 25% वो जनरली गांजा वगैरह लेते हैं, और 25% में मिक्स्ड या फिर टैबलेट, कफ सिरप ऐसे लोग होते हैं, और मोटा मोटा 1 से 2% अल्कोहल वाले आते हैं। 1 से 2%, दैट्स इट। 1 से 2%, जो कि पहले 80% था। जो पहले 80%। हाँ। तो देखिए, बिहार गवर्नमेंट में माननीय सम्राट चौधरी अगर हमारी खबर को देख रहे हैं, या जो ऐसे डिपार्टमेंट संभालते हैं जो कि नशा के बारे में ख्याल करते हैं, उस पर चौकस निगाह बना के रखते हैं और कहते हैं कि बिहार नशा मुक्त हो चुका है, मद निषेध कानून बनने के बाद बिहार बहुत शांतिपूर्ण है। तो अब आप देख लीजिए कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पहले 80% आउट ऑफ 100 80 आदमी दारू के नशे वाले आते थे, और अभी 50% चरस, हीरोइन जैसे गंभीर खतरनाक नशे के शिकार वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उसमें तकरीबन सबकी उम्र क्या रहती होगी सर? ज्यादातर आप कह लें 18 नहीं यार, मैं तभी बोलूंगा 15 से लेकर 22 वाले लोग ज्यादा हैं। देखिए, अब आपका अगला जनरेशन जो है वो नशेरी होगा, और हो सकता है कि वो मिडिवल पीरियड में ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये नशा लेने के बाद सर देखिए, जैसे मैंने बोला कि 15 से 22 वाले तो आते ही हैं, लेकिन एक्चुअली वो शुरू करते हैं 12 या 11 की उम्र से, 2-3 साल के बाद आते हैं, जब फैमिली पूरी तरह से परेशान हो गई। पहले तो उनको पता नहीं रहता कि क्या करें, अब नशा ले रहा है तो पहले बंद कर दिया, घर में मारा पीटा, फिर भी नहीं छूट रहा है, तो 2-3 साल के बाद वो पहुंचते हैं, जब चीजें हाथ से बाहर चली जाती हैं। तो जनरली वही 15-16 के एज में आते हैं। लेकिन एक व्यक्तिगत सवाल रहेगा, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बात करूं, अगर अभी दारू जैसे चल रहा था, इसलिए नहीं कि मुझे दारू अच्छा लगता है या मेरा हैबिट है, ये बात नहीं है, अगर अभी दारू चल रहा होता तो क्या ये जो ड्राई नशा है इसका प्रचलन बढ़ता सर? देखिए, अब इससे पहले आपको समझना होगा कि सब नशे का इफेक्ट कैसे होता है। यदि कोई दारू लेता है, मान लीजिए एक बार दारू लिया, उससे एडिक्ट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि दारू आज मैंने पहली बार लिया लाइफ में तो कल मुझे जरूरत होगी, नहीं, और कल मैं खराब फील करूंगा, हो सकता है डिहाइड्रेशन होगा, उल्टी होगा, या उसके बाद मैं लाइफ में लू ही ना, बेकार है यार, कितना। और ऐसा ही होता भी है कि बहुत लोग ट्राई करते हैं, बियर ट्राई किया, कड़वा टेस्ट लगा, छोड़ दिया, उसके बाद विरक्ति हो गई बिल्कुल। लेकिन ये जो नशा है, खासकर स्मैक, मैं यदि एक बार ले लूं, आप ले ले एक बार, कोई भी ले ले, वो क्योंकि छोड़ने उसमें जो आनंद मिलता है वो एक्सट्रीम होता है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन
यदि आप अगली बार नहीं लेंगे 12-14 घंटे के बाद, तो जो परेशानी होगी आपको, पूरे शरीर में दर्द, लूज मोशन मतलब पतला पैखाना, आंख नाक से पानी गिरना, रोए खड़े हो जाना, गुस्सा आना, नींद नहीं आना, लगेगा कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। तो ले ही लूं। हाँ, नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा। उस मजबूरी में आदमी लेता है दूसरी बार, अब वो फिर सिलसिला चलता जाता है, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं। पहले उसको दिन में 1 बार चाहिए, फिर 2 बार, फिर हर 4-4 घंटे पे चाहिए। वो पीरियड कम होता जाता है टाइम, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम होती है और हेल्प से उसको मिल नहीं पाता है, क्योंकि सब लोग इस फील्ड में माहिर नहीं है। जो जो नशे की पढ़ाई किया है, नशे के बारे में जानता है डॉक्टर, वो इसका इलाज कर सकता है। एक बार अगर मान लो कि किसी को आदत लग जाए, माइनर को या मेजर को, किसी को अगर आदत लग जाए, तो इसको छुड़वाने में कितना वक्त लग जाता है उन्हें? देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कहा जाए तो यदि विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो आदमी एक दिन में छोड़ दे, जिसको कोल्ड टर्की बोलते हैं कि सीधे छोड़ दिया, अब नहीं लेना है। लेकिन वो बहुत रेयर होता है, 1 से 2% लोग कर पाते हैं। लेकिन छोड़ने में आजकल 2-3 मेथड है। पहला है अल्ट्रा रैपिड डिटॉक्सिफिकेशन, खासकर मैं अभी हेरोइन की बात कर रहा हूँ, उसमें तो 2 से 4 दिन में छूट जाता है। लेकिन प्रॉपर यदि कहा जाए तो 12 वीक्स का जो समय है वो ऑप्टिमम होता है। 12 वीक्स में 60 to 80% लोग छोड़ पाते हैं, 3 महीने तकरीबन। हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग डिफरेंट दवाइयां देते हैं, वो पेन किलर भी होता है उसमें। जो जो सिम्टम्स उसके होते हैं, जैसे कि किसी का बीपी बढ़ जाना या फिर दर्द बहुत ज्यादा होना, लूज मोशन होना, उसके लिए दवाइयां देते हैं और धीरे धीरे उसका डोज कम करते जाते हैं। पहले जैसे पहले 5 दिन 3 दवाइयां दी, तो 5 दिन के बाद 3 नहीं 2.5 दवाई देंगे, ऐसे करते हैं उसका डोज कम करते जाते हैं। उसको पता भी नहीं चलता, और बाकी साथ में उसका काउंसलिंग और बाकी एक्टिविटी, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये सब होता रहता है और उसको पता भी नहीं चलता। वो करीब मोटे 1 से 1.5 महीने में काफी हद तक ठीक हो जाता है। और मोटी 3 से 4 वीक का प्रॉपर काउंसलिंग उसको शुरू होती है, मोटिवेशनल थेरेपी जिसको बोलते हैं, और 3 महीने का समय लगता है पूर्णतः ठीक होने में। लेकिन उसके बाद भी 4 चीजें बहुत जरूरी है ठीक होने के लिए। जो सबसे कम जरूरी है उसका मैं पहले वर्णन करूंगा। सबसे कम जरूरी है मेडिसिन, दवाइयां। दूसरे नंबर पे काउंसलिंग, जो कि काउंसलर जिसके लिए होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थर्ड नंबर फैमिली सपोर्ट, क्योंकि फैमिली ये समझती है कि बदमाशी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक नहीं होगा। लेकिन ये एक बीमारी है, और जैसे बाकी बीमारी का इलाज होता है वैसे इसका इलाज होना चाहिए। हाँ, और जैसे कि मान लिया किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आप हार्ट के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो इसी तरह से नशे का प्रॉब्लम है, मानसिक रोग है, तो उसे आप मानसिक जो रोग का इलाज करते हैं, जो नशे का इलाज करते हैं, उनके पास ले जाइएगा। तो इसलिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। और लास्ट एंड जो सबसे जरूरी है वो पेशेंट का विल पावर, पर्सन का विल पावर, जो कि ये तीनों यदि मिलता है तो विल पावर भी धीरे धीरे आ जाता है। अहम सवाल लास्ट रहेगा कि अगर कोई बच्चा मान लो किसी के घर में ले रहा है हीरोइन या चरस, या वो इनिशियल स्टेज में, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स को कैसे ये पता चलेगा, क्योंकि ये तो स्मेल करता नहीं है, और अमूमन देखा जाता है कि फर्स्ट स्टेज वाले का आंख भी बहुत ज्यादा रेडिश या कुछ इस तरह का सिम्टम उनके पास नहीं दिखता है। कैसे पता चले पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा एडिक्टेड है, या फिर बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं प्रीमियरली स्टेज में? देखिए, यदि कोई हेरोइन ले रहा है, हेरोइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो हेरोइन लेने में टाइम लगता है। जो प्रॉपर तरीका उसका जो लोग लेते हैं कि फॉइल रखा, नीचे फ्लेम किया, उसके बाद उसमें से धुआं आता है, उसका उसको ड्रैग करते हैं, उसको मतलब ड्रैग करना भी कहते हैं इस नशे को। तो इसमें टाइम लगता है। तो यदि वो बच्चा बाथरूम में बहुत ज्यादा समय दे रहा है, उसके फ्रेंड्स अचानक चेंज हो गए, पहले डिफरेंट फ्रेंड थे, उसका सर्कल एकदम चेंज हो गया, पढ़ाई में उसका जो परसेंटेज है लो आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, खाना कम कर दे रहा है, सो बहुत ज्यादा रहा है, इरेगुलर टाइम में सो रहा है, और बाकी जो आपने बोला कि लेट में, क्योंकि हेरोइन वगैरह लेने में आंख लाल हो जाता है। और चौथा बहुत डिफिकल्ट, वो हम लोग पता करते हैं, उसको हम बोलते हैं पिन पॉइंट पीपल, मतलब जो पुतली है आंख का, यदि आप टॉर्च से जलाएंगे तो बिल्कुल पिन की तरह, मतलब पिन का जो नोक है उतना पतला हो जाता है। तो ये सब तरीका है जानने का कि बाथरूम में बहुत ज्यादा समय देगा, अचानक निकल जाएगा, बहुत देर सोया रहेगा, हमेशा दर्द का कंप्लेन करेगा, लूज मोशन का कंप्लेन करेगा, उबासी हमेशा बार बार आएगी, ये सब होता है। गांजा का मेनली क्या है, गांजा में बहुत बार लोग बहुत शांत हो जाते हैं, बहुत बार लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, या फिर उल्टी पुल्टी बहकी बातें करना, बहुत ज्यादा मीठा खाना, यदि चाय पीता है तो चाय में बहुत ज्यादा चम्मच शुगर डालकर पीना। तो लेकिन गांजा का पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पीपल का जो है, जो गांजा लेते हैं, उसका डायलेट हो जाता है। जैसे कि हेरोइन में एक पिन पॉइंट रहेगा, जो गांजा लेगा उसका बड़ा हो जाएगा, ये डिफरेंस है। हाँ, और नॉर्मल आदमी का, मेरा आपका या इनका देखेंगे तो पुतली छोटा बड़ा होता है, ऐसे ऐसे होगा। चरस वाले सर कितने आ रहे हैं महीना में आपके पास? देखिए, अभी क्या है ना कि मोटा मोटी सब मिक्स्ड है, मतलब इसको मतलब हेरोइन नहीं मिला वो गांजा ले रहा है, गांजा तो मिल ही जाता है, लेकिन हेरोइन वाले को बहुत बार हेरोइन नकली मिल गया तो गांजा पे शिफ्ट कर गया, बहुत दिन गांजा ही ले रहा है, फिर हेरोइन मिलना शुरू हुआ तो हेरोइन, पैसा नहीं, गांजा सस्ता मिलता है, तो बहुत बार छोड़ने के लिए भी, जो मैंने बोला स्विच ओवर डिपेंडेंस, उसको लगता है गांजा कोई नशा नहीं है, तो हेरोइन से गांजा पे शिफ्ट कर गया कि हेरोइन मेरा छूट गया। लेकिन जो मैं बोला कि स्विच ओवर डिपेंडेंस, अल्कोहल से हेरोइन पे शिफ्ट किए,
हेरोइन से गांजा पे शिफ्ट किया है, तो ये गांजा मतलब छोड़ना नहीं हुआ। जैसे एक नशा को, रसगुल्ला छोड़कर आप लड्डू खा रहे हैं, शुगर का पेशेंट बोला उसको रसगुल्ला मना है तो वो लड्डू खा रहा है, बस यही बात है। हाँ हाँ। तो बिहार की पूरी कथा मैंने आपको सुना दी डॉक्टर साहब के मुंह से। अगर समय मिलेगा तो मैं एक दो पेशेंट से भी बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि बिहार में दारूबंदी के बाद जो सीन एंड सिनेरियो हैं सड़कों पे और छिपे हुए गलियों में, रात के अंधेरों में और किसी ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पे इस तरह के नशा करते हुए जो लड़के हैं और जो बड़े एडल्ट भी आपको दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं दिखते भी होंगे। और सड़कों पे तो सुइयां ऐसे ही फेंकी रहती है। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मैं डायरेक्ट ये कहना चाहूंगा कि दारूबंदी आपने किया है तो या तो पूर्ण तरीके से दारूबंदी कीजिए, या ड्राई नशा जो आ रहा है आपके स्टेट में वो इतने हैवी लेवल पे आ रहा है और हर जगह पे स्प्रेड आउट हो रहा है और स्प्रेड घर घर में पहुंच चुका है। और डॉक्टर साहब ने जो बात बोला और जो परसेंटेज इन्होंने बताया कि 50% अभी चरस और ड्राई नशा वाले आ रहे हैं, तो ये एक चौंकाने वाले तथ्य है। आपको सर्वे करना चाहिए और इन चीजों पे रोक लगाना चाहिए, वरना हमारा बिहार का अगला जनरेशन जो होगा वो उड़ता हुआ पंजाब नहीं, बहकता हुआ पंजाब होगा और बिहार ऐसे ही बर्बादी की ओर जाएगा। बने रहे हमारे साथ इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो खबर कैसा लगा और आपके मोहल्ले में भी इस तरह के सिम्टम अगर देखते हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया तो इस पे ध्यान दीजिए, खासकर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। एक लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ जो भी गार्जियन है उनसे, कि आजकल मुझे लगता है हर तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई बच्चा या बड़ा आदमी भी इस बीमारी से पीड़ित है। इसलिए छुपाइए मत इसको, और जो भी इलाज होता है कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी को बताया नहीं जाता है, तो इसमें खुलकर आगे आना चाहिए। जितना छुपाएंगे बीमारी उतनी ही बढ़ेगी और लोगों में भी फैलेगी। आपका बच्चा भी दूसरे को इस गिरफ्त में ला सकता है। इसलिए जब भी पता चले तुरंत एक्शन लीजिए, एक दिन भी इंतजार मत कीजिए। यदि घर के लेवल पर आप कर सकते हैं समझाकर तो वो, यदि आप लगता है कि उतना प्रॉब्लम नहीं है कि भर्ती करने की जरूरत है, काउंसलिंग करवा कर देख लीजिए। उसके बाद नहीं होता है तो दवा और काउंसलिंग बोथ करवा कर देख लीजिए। उसके बाद ठीक नहीं होता तो फिर लास्ट रिजॉर्ट है भर्ती करवा कर। नंबर बताइए जो लोग अगर आपसे चुपके से बात करना चाहिए। एक नंबर है वो मैं बता रहा हूँ, 8002012345। इसमें यदि कोई भी इससे पीड़ित है, कोई भी पूछना चाहता है कॉन्फिडेंशियली, कोई नाम, आप किसी भी नंबर से कॉल कर लीजिए, अननोन नंबर से कॉल कर लीजिए। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, क्या करना है, हम लोग पूरी जानकारी इसके बारे में दे देंगे विदाउट एनी कॉस्ट। तो आपके स्क्रीन पे ये नंबर फ्लैश हो रहा होगा। आप कहीं से भी हो, बिहार के किसी कोने से हो, आपको बात करना होगा तो आप कॉन्फिडेंशियल आपके नाम को, आपकी जगह के, आपकी पहचान को छिपाया जाएगा और आपको सारी जानकारी दी जाएगी। बने रहिए इस खबर में।